ओके, तो आज हम समझेंगे मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक चैप्टर है जो आगे आएगा। ठीक है, तो इन दो चैप्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म का जो क्वेश्चन है वो ये है, कैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब तक हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, है ना, जो सबसे इजी है, जो हम जानते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में कि इफ़ यू ब्रिंग दिस इज़ अ बार मैग्नेट, ठीक है, तो साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली वी नो दैट दिस विल अट्रैक्ट। मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपेल, इतना हमको पता है। तो क्यों ये ऐसा करते हैं? क्योंकि हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमको रफली ये भी पता है कि मैग्नेट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, करेक्ट। किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम दिस नॉर्थ गो टुवर्ड्स साउथ, ये सब हम जानते हैं। इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो द truth is that they are interlinked. You can generate magnetic field using electricity. In fact, it is said that behind every magnetism there is a current. In fact, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वजह क्या है? अर्थ में मोल्टन मेटल की करंट्स हैं, ऐसा बोलते हैं। सिमिलरली परमानेंट मैग्नेट्स हैं, उनकी मैग्नेटिज्म का क्या रीज़न है? तो उसमें हम बोलते हैं कि एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन इट इज़ गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो दैट सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, इट इज़ गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो दैट कंस्टिट्यूट्स अ करंट। उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर, तो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स, और हर एक करंट से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब भी करंट होगी किसी वायर में, उसकी वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ हम उसकी बात करते हैं। कैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? यस। ओके, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे हमने मैग्नेटिज्म जनरेट कर लिया। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, राइट। सो दैट मीन्स अगर आपके पास एक मैग्नेट है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट नॉट करंट, सॉरी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यू हैव अ वायर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, सपोज यू हैव अ वायर लूप, ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब मान लो ये कॉपर वायर का लूप है, ठीक है, हमारे पास एक कॉपर वायर का लूप है, दूसरा हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट है। सिर्फ इन दोनों का यूज़ करके आई कैन प्रोड्यूस करंट इन दिस लूप। इसमें कोई करंट सोर्स तो है नहीं, सिर्फ मैग्नेट का यूज़ करके आई कैन प्रोड्यूस करंट इन दिस। इस तरह की करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने देखा कि हमने मैग्नेट का यूज़ करके करंट प्रोड्यूस कर ली, मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ विद एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है। मैग्नेटिज्म में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो जैसे किसी करंट एलिमेंट की वजह से व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो हम करंट एलिमेंट अलग अलग तरीके से ले सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसकी वजह से इससे सम डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इस वायर में I करंट है, इससे D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो वी डील विद दैट. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट इन दिस वायर एलिमेंट स्ट्रेट नहीं हो के वायर एलिमेंट सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड हो सकती है, ठीक है. और सिमिलरली ये लूप वन ना होके कई सारे हो सकते हैं जिनको हम सॉलिनॉइड बोलते हैं. मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं सॉलिनॉइड, इसकी वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड होगी, है ना, इसकी वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो एक तो ये चीज़ हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट्स. तो स्ट्रेट वायर में देर आर जनरली टू कैटेगरीज, इन्फिनिट वायर, इन्फिनिट लेंथ वायर एंड फाइनाइट लेंथ वायर. दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. फिर हम करंट कैरिंग लूप की वजह से निकालते हैं. इन सब केसेस में हम क्या कर रहे हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. ओके, इसके बाद हम इस मैग्नेटिक्स चैप्टर में और क्या देखेंगे. अब इससे हमने ऑब्जर्व कर लिया, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और करंट कैरिंग का मतलब क्या हो गया, मूविंग चार्ज, करेक्ट. करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज, चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट. तो दैट मीन्स मूविंग चार्ज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट. इस वर्ड को ध्यान में रखना, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें पता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करता है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, करेक्ट. दैट इज़ क्लियर, ठीक है. अब हमने कहा इस मैग्नेट को अगर हमने मूविंग चार्ज से रिप्लेस कर दिया, तो मूविंग चार्ज की भी, जैसे एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही मूविंग चार्ज की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है. फाइन. तो अगर एक चार्ज है विच इज़ मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मूविंग चार्ज की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी जिसमें वो मूव कर रहा है. तो जाहिर है इस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगा. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ठीक है ना. यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रही हैं तो फोर्स लग रहा है. वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वजह से प्रेजेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेट ना होके मूविंग चार्ज है. सो वी विल स्टडी दैट a charge moving inside a magnetic field experiences a force. That is number one. Similarly, a current carrying conductor, why charge moving in a magnetic field experiences a force? Because moving charge creates its own magnetic field which interacts with external magnetic field, so therefore the force, and whenever two magnetic fields interact, force will act. Similarly, we will also study that if you place a current carrying conductor inside magnetic field, देन इट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स. अब करेंट कैरिंग कंडक्टर भी एक तरीके से मूविंग चार्ज ही है, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो ये दीज फोर आर द मेजर थिंग्स दैट वी स्टडी. तो अब हम इनके डिटेल में जाएंगे. अच्छा, इन सब में जो है मैग्नेटिज्म में ख़ास तौर पे आपको 3 डायमेंशन में इमेजिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. तो सबसे पहले अब हम इस पर देखते हैं. पहले इसकी वैल्यू क्या है, फिर हम फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, राइट. ओके, तो अब हम सिर्फ मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे सबसे. तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है. फाइन. सो लेट अस से
एक कंडक्टर है इसमें करंट जा रही है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइक सर्कल होती है। कैसे पता? ये ओरस्टेड नाम से, ओरस्टेड स्पेलिंग शायद गलत है, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो व्हाट ही डिड वाज कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ही ब्रॉट मैग्नेटिक फील्ड नियर इट। तो जैसे मानते हैं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल उसके पास लाया, तो उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन है। कैसे डिफ्लेक्शन है? तो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ। तो जब यहाँ पर था तो ऐसा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो उससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड जो हैं वो सर्कुलर पाथ में है। अच्छा, तो अब एक तो दो चीज़ें हैं, इससे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी डिस्टेंस पर आई इज़ द करंट इन इट, पॉइंट पी है। ये सारे पॉइंट डी डिस्टेंस पर ही हैं एक्चुअली, ठीक है। दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस डी जिसका सेंटर वायर पर है, और प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द वायर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है। डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। डी इज व्हाट? perpendicular distance, or simply say distance of point P from wire। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसमें करंट ऐसे ऊपर जा रही है, तो the rule to find out the direction of magnetic field around it is you hold the wire with your right hand with your thumb pointing in the direction of the current in the wire. If you do so, your curled fingers show the direction of magnetic field around the wire. So correct, if I hold this, if the current is going upwards, magnetic field is like this. So here the magnetic field is like this. So it is like there is a circle here, and the tangent to the circle will show the direction of magnetic field. तो अगर हम कहें कि अगर करंट इसमें ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है, तो अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, फिर हम एक पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, द पॉइंट विच इज ऑन दिस साइड ऑफ द वायर, दिस साइड, सो दिस लाइक दिस। सर्कल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे होगी, फिर ऐसे सर्कल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बैक ऑफ द वायर विल बी लाइक दिस, फिर ये सर्कल ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। सो यू कैन सी दैट द करंट इज अपवर्ड्स, ऑल पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर विल मैग्नेटिक फील्ड गोइंग into what? Into the plane of the wire. Suppose ये एक प्लेन है, दिस प्लेन कंटेन्स वायर, इस वायर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द राइट साइड, ऑल द पॉइंट्स, राइट, ऑल द पॉइंट्स मीन्स इन दिस प्लेन, ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द प्लेन ऑफ द वायर, इन दिस प्लेन, magnetic field will be going into the plane. Similarly, all the points on the left side, all the magnetic field will be coming out, correct, like this. Any point in front of the wire, the magnetic field will be like this, any point at the back of the wire, magnetic field like this. अब हम इसी चीज़ को, अब सपोज करो करंट डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स है तो अब कैसे होल्ड करेंगे, थंब शुड बी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब ऐसे होल्ड करेंगे, पहले कैसे होल्ड किया था, ऐसे, अब हम ऐसे होल्ड करेंगे, तो करंट इज इन दिस डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करेक्ट, जब करंट डाउनवर्ड्स है। सिमिलरली अब इस वायर को ऐसे भी हो सकता है, मान लो हॉरिजॉन्टल वायर हो, ठीक है,
अब मान लो हॉरिजॉन्टल वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो इसके अराउंड अब यू होल्ड द वायर लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे होगी, राइट. सो आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स वेल इनफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नीट्यूड तो हमको पता ही है, ठीक है. ओके, अगर ये करंट कैरिंग वायर सर्कुलर हो तो कॉइल हो, कैरिंग करंट आई, कॉइल ऑफ रेडियस आर, और मैं अगर पूछूं कि ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है. फाइन. नाउ इसमें भी ऑलमोस्ट सेम रूल यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड, ठीक है. तो अब यहाँ पर थंब किसके लिए था, करंट के डायरेक्शन के लिए. कर्ल फिंगर्स किसके लिए थी, मैग्नेटिक फील्ड बताती थी. यहाँ पर क्या है, रिवर्स कर दो, कर्ल फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, करेक्ट. कर्ल फिंगर्स in the direction of current, your thumb is giving the direction of magnetic field at the center. तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो गोइंग इन होगा. मैग्नेटिज्म में जब हम गोइंग इन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और करेक्ट, एंड कमिंग आउट डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट. तो अगर कहीं पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ऐसे 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 बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है. तो इसीलिए हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है. अगर इसका सेंस ऑफ करंट का सेंस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर देंगे, मान लो इसमें करंट ऐसे है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड, कर्ल फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb points the direction of magnetic field at the center will be coming out, ठीक है. अब हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन, ये तो दो तरह के करंट एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई. अब हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है. डायरेक्शन स्पेशली और क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करते हैं. ओके, आज हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे. तो हमने पहले देख लिया था मैग्नेटिज्म में कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है. तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है. अब हम करेंगे एक चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है. हमने कहा था कि मूविंग चार्ज इज़ लाइक अ करंट, बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, तो मूविंग चार्ज इज लाइक अ करंट. अब करंट है तो उसकी वजह से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ चार्ज मूव्स इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करती हैं तो फोर्स लगता है, लाइक दैट कि दो परमानेंट मैग्नेट्स को पास में लाओगे तो फोर्स लगेगा. ओके, सो दैट इज़ वन वे ऑफ सीइंग, दैट्स एन एक्सप्लेनेशन कि एक मूविंग चार्ज, अगर चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्यों एक्ट करता है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है. अब हम उस पर आएंगे कि कितना फोर्स एक्ट करता है. कितना फोर्स एक्ट करता है, दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है. अब इस फार्मूला को बोलते हैं F इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B. तो प्रॉब्लम इस तरह होगा कि एक चार्ज ये है, इतना चार्ज है, इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई थीटा एंगल है, ठीक है. तो हम उस केस में कैसे निकालते हैं
फोर्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि v क्रॉस b, इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट आना ज़रूरी है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे दे कैन बी फोर्स वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया वेक्टर c। अब हमें कैसे पता चलेगा कि c की डायरेक्शन कितनी है? पहली बात, c का मैग्नीट्यूड कितना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमने तो अभी तक प्रोडक्ट सुना है, नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना, 5 × 6 13। तो जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के टर्म्स में शो करते हैं, व्हेन वी शो अ वेक्टर क्वांटिटी एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर टू वेक्टर क्वांटिटीज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। वेक्टर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर्स में। सो प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज in vector or of two types. One is called scalar product. Certain case में इसकी ज़रूरत पड़ती है. Other is called vector product. Certain case में vector product की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. Scalar product दो vectors का, as the name suggests, it is a scalar. तो you only need to tell द मैग्नीट्यूड। स्केलर मतलब उसका सिर्फ, उसमें सिर्फ स्केल है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, सिंस इट इज अ वेक्टर यू नीड टू टेल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम वापस आ जाते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जहाँ पर हमें बताना है कि C एक वेक्टर है जो A और B दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो C का मैग्नीट्यूड कितना होगा, C की डायरेक्शन कितनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। अगर A और B वेक्टर्स हैं तो लेट अस से एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B is theta. If the angle between vector A and vector B is theta, then magnitude of vector C will be magnitude of vector A, जिसको हम A लिखते हैं, into magnitude of vector B, जिसको हम B लिखते हैं, into sin of angle between them। ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम इसे देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 है तो साइन 0 0 होता है, उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आएगा। दो वेक्टर के बीच में और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 90, तो वेक्टर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी AB, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि A क्रॉस B वेक्टर जो C वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, तो मेरे पास दो पेन हैं, मैं इनका यूज़ करूँगा डायरेक्शन बताने के लिए। ओके, तो बहुत सिंपल है। क्या ध्यान रखना है? पहला फैक्ट जो ध्यान रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A and B, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A and B which is called A cross B. Now A and B can have any angle, correct? Can be less angle, can be more angle, right? Can have any angle between them. ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि A क्रॉस B वेक्टर A cross B should be perpendicular to both vector A and vector B। ठीक है। ओके, ये एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ये वेक्टर A है, मान लो ये वेक्टर B है। अब हमें एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर वही होगा जो
प्लेन कंटेनिंग दीज टू के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इन दोनों को मिलाकर हम एक प्लेन बना लेते हैं, करेक्ट। अब ये दोनों वेक्टर एंगल पर हैं, ऐसे देख लो, ठीक है ना, आई थिंक ये ठीक है, ऐसे। आर यू एबल टू सी दिस? ओके, ये तो मान लो ये वेक्टर जो है ऐसे है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी इट। तो ये है प्लेन कंटेनिंग दिस टू। अगर ये दोनों वेक्टर ऐसे हो जाएंगे तो प्लेन कंटेनिंग दिस टू वेक्टर्स ये हो जाएगा। तो वेक्टर सी जो है, वेक्टर ए क्रॉस बी, इफ दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए क्रॉस बी विल बी perpendicular to this plane. Now perpendicular to this plane there is upward direction and there is downward direction. So which one is A cross B? Now we use right hand rule. Now how to make the plane? We say use right hand, swipe from A to B, correct? Swipe from A to B. ठीक है। Now your thumb will point in the direction of vector C. If you swipe from A to B, this is A cross B. Now what, how to get, so A cross B, if this is A, this is B, A cross B perpendicular to this. So जब हमने कहा था कि perpendicular to this plane, upward vector, downward vector, तो अब डिसाइड हो गया कि A cross B upward ही होगा। What about B cross A? B cross A में हम ऐसे नहीं आ सकते, हम ये नहीं कह सकते रिवर्स स्वीप कर लिया B cross A upward, नहीं। जब हम स्वीप कर रहे हैं तो अगर A से B तरफ जा रहे हैं तो B की तरफ हमारा पाम होना चाहिए। रिवर्स स्वीप इज़ नॉट अलाउड, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो अगर B क्रॉस A निकालना है तो इसको इन्वर्ट करो, B क्रॉस A डाउन, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज A ऐसा है, कोई भी एक वेक्टर ऐसे ले लिया, B ऐसे ले लिया, ये ठीक है। अब हम ध्यान से देखना, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ठीक है। तो A क्रॉस B वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन भी हो गया, ये डायरेक्शन भी हो गया। तो A ये था, B ये था, तो A क्रॉस B विल बी दिस, B क्रॉस A will be this, A क्रॉस B will be this, B क्रॉस A में हम ऐसे रिवर्स नहीं आ सकते, तो इसके लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आएंगे तो रिवर्स स्वीप हो जाएगी। सो A क्रॉस B स्वीप, दिस इज द सॉरी, दिस इज A, दिस इज B, A क्रॉस B, दिस इज द डायरेक्शन, B क्रॉस A, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन कितना है और मैग्नीट्यूड इतना है। अच्छा, अब हम इस थीटा पर जाएंगे। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। मान लो ऐसे हम कर रहे हैं A क्रॉस B वेक्टर। अब सपोज करो, अब फिर से देख रहे हैं, दिस टाइम पहले हमने इसको A चूज़ किया था, इसको B चूज़ किया था, अभी हम इसको A चूज़ करेंगे, A B। A क्रॉस B इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर होगा, A क्रॉस B, B क्रॉस A, A क्रॉस B, B क्रॉस A, ओके, A क्रॉस B, ओके। तो A क्रॉस B वेक्टर जो है, अब तुम देखो, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज करेंगे और देखेंगे कि A क्रॉस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो A क्रॉस B वेक्टर कुछ इसके परपेंडिकुलर ऐसा ये वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये क्रॉस B है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, जैसे ही वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 हो जाता है, ये A क्रॉस B जो परपेंडिकुलर वेक्टर था ये छोटा होके 0 हो जाएगा। जैसे ही इसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज इंक्रीजिंग, जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एग्जैक्टली 90, दैट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस A क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ और ध्यान रखना है, A क्रॉस B वेक्टर की मैक्सिमम लेंथ तब होगी जब A B के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। इतना समझ लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कई जगह पर होता है, टॉर्क कैलकुलेट करने में होता है, टॉर्क इज़ R क्रॉस F, फिर करंट जैसे ये F इज़ Q टाइम्स V क्रॉस B है, वैसे ही I टाइम्स L क्रॉस B भी फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये फोर्स एक्ट करता है, एक चार्ज विच इज़ मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे दी जाती है, ये फोर्स, सिंस दिस फोर्स इज़ V क्रॉस B, so it will be always perpendicular to V as well as B, ठीक है। अब देखो, since the force will always be perpendicular to, हमने कहा V as well as B, so ये तो है कि force is always perpendicular to V। जब force perpendicular to V होता है तो क्या होता है, uniform circular motion। whenever force is perpendicular to the velocity, the force is not able to change the magnitude of the velocity but the direction of the velocity,
एंड हेंस द पार्टिकल गोज इन सर्कुलर पाथ। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, पार्टिकल विल गो इन सर्कुलर पाथ एंड दिस फोर्स, बिकॉज फोर्स तो वेलोसिटी चेंज करता है, लेकिन फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो वेलोसिटी चेंज करता है, पर कैसे? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता। इसलिए मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वही रहता है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, बट बेसिक हमें समझ में आ गया है कि फोर्स सिंस इट इज़ परपेंडिकुलर टू वी क्रॉस, सिंस इट इज़ फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन से डिसाइड होती है, और वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वी के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ऐसे ही डिफाइंड है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हमेशा वी के परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा, उसकी डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करेगा, और इसीलिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाएगा। अगर याद हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम देखेंगे, हाँ, ये जो सर्कुलर पाथ में जाता है उस सर्कुलर पाथ की हम रेडियस निकालेंगे। हम ये भी निकालेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल में कितना टाइम लगता है पार्टिकल को। फिर हम ये भी निकालेंगे कि जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, एक सर्कल, एक राउंड में कितना टाइम लगा, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर एक सेकंड में कितने राउंड लिए, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम वो भी निकालेंगे। तो दिस विल सी नेक्स्ट। ओके, तो अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट समझ लिया। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग साइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि देयर इज अ चार्ज विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, if it enters a magnetic field, then how does it move, what is the trajectory, in which path it goes। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ये बोला था कि this represents going into the plane of paper, board here, and तो कभी ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक सर्कल के अंदर बंद कर देंगे तो ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सिंबल एक ही है। ठीक है, सिमिलरली दिस रिप्रेजेंट्स, ये सिंबल हो या ये सिंबल हो, दिस रिप्रेजेंट्स गोइंग, नॉट गोइंग, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। तो मान लेते हैं एक जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक गोइंग इन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, गोइंग इन। ठीक है, अब देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q and velocity v, which enters in the magnetic field in this direction. So v is perpendicular to b, ये b है और ये v है। ठीक, तो by q is equal to v cross b, this is a charge moving inside magnetic field, तो इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा? तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि this is your v, this is your v, this is your b, v and b, तो v क्रॉस b अपवर्ड्स, फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये v है, ये b है, तो v क्रॉस b अपवर्ड्स। अब जब हमने v क्रॉस b किया तो एक्चुअली किया क्या है, ये v है, ये b है। जब हमने ऐसे किया है तो हमने वी हैव मेड अ प्लेन कंटेनिंग v and b, करेक्ट? दिस इज द प्लेन कंटेनिंग v and b, इफ दिस इज b, दिस इज b, दिस इज द प्लेन कंटेनिंग v and b, तो v क्रॉस b, नाउ माई थंब इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन अपवर्ड्स। ठीक है, तो इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स। अब इस फोर्स की वजह से थोड़ी देर बाद वेलोसिटी जो है वो कैसे हो जाएगी, ये पार्टिकल ऐसे बेंड करना शुरू होगा। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, क्यों है? इसका एक्सप्लेनेशन दूसरी तरीके से अगर समझे
कि जब वेलोसिटी यहाँ पर इस तरीके से थी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। व्हाट अबाउट द फोर्स? फोर्स विच वॉज एक्टिंग एट दिस पॉइंट वॉज वर्टिकल। तो जब फोर्स ये है तो वर्टिकल वेलोसिटी को ही बढ़ाएगा ना, क्योंकि फोर्स वर्टिकल है। तो आफ्टर सम टाइम ये फोर्स इस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, क्यों? ये वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है और फोर्स वर्टिकल है, ठीक है। तो फोर्स क्या करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है तुम देखो, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ऐसी हो गई, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये क्यों आया? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स था, उसने वेलोसिटी को जो पहले 0 थी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, उसको बढ़ा दिया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसे रही, तो टोटल वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है ना। तो ये था कि ये बेंड क्यों कर गया, इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, अब यहाँ पर v क्रॉस b कैसा होगा? अब यहाँ पर v जो है वो ऐसे है और b ऐसे है, तो v क्रॉस b जो पहले v ऐसे था, b ऐसे था, v क्रॉस b ऐसे आता था, अब v ऐसे है और b ऐसे है, तो v क्रॉस b ऐसे जाएगा, मतलब v क्रॉस b हमेशा v के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे घूमता जाएगा, ऊपर की तरफ बेंड होता जाएगा, लेकिन एट एवरी पॉइंट जैसे ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी होता है, फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और इस वजह से पार्टिकल जो है ये सर्कुलर पाथ में जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ पर सेमी सर्कल ही कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली एंटर हुआ है। अब अगर हम इस सर्कुलर पाथ की मान लो रेडियस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? जो फोर्स एक्ट कर रहा है सर्कुलर पाथ में जाने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना। m मास को अगर v वेलोसिटी से, रेडियस v स्पीड से अगर सर्कल ऑफ रेडियस r में घुमाना है, तो आपको इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा, QVB। अब देखो एक v ये कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई mv/qv। ये तो पहली चीज़ हो गई, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब सपोज हम इंटरेस्टेड हैं कि एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। एक सर्कल कंप्लीट करने में 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करना है बाय स्पीड v। अब r की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, mv/qv, और बाय हो जाएगा क्या, v, तो v कट गया, ये आ गया 2πm/qv, ये हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन सर्कल, वन रेवोल्यूशन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट किए, एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट किए, ठीक है। तो मान लो अगर एक सर्कल कंप्लीट करने में 0.2 सेकंड लग रहा है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने में 0.2 सेकंड लग रहा है, तो एक सेकंड में 5 सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, 1/0.2 इज 5। तो फ्रीक्वेंसी सिंपली 1 टाइम पीरियड होता है, QV/2πm। हो गया, ठीक है। इसके अलावा व्हाट एल्स वी कुड बी इंटरेस्टेड इन। अब मान लेते हैं ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इसमें एक पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है,
तो ये बेंड होगा एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर कंप्लीट करके ऐसे फिर हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा। ठीक है, राइट। अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, सपोज अगर ये वेलोसिटी यहाँ पर, ओके मुझे शायद इसको रब करना पड़ेगा। अब ये मास एंड चार्ज के, अगर ये वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, तो ये यहीं से बेंड होना शुरू हो जाएगा और जिस एंगल पर ये एंटर किया था उसी एंगल पर ये एग्जिट होगा सिमेट्री से, ये ध्यान रखना है। और इसका सेंटर इसके परपेंडिकुलर यहाँ से खींच लो, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ओ, ठीक है। और ऐसे में अगर थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री देखें तो क्या ज्योमेट्री है, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक, ये अगर थीटा है तो ये कितना है हम ये जानना चाहते हैं, और फिर ये कितना है, ठीक है। देखते हैं, अगर ये थीटा है तो अब ये तो 90 है, अब ये टोटल जो है ये टोटल एंगल 180 है और इसमें से इतना एंगल 90 है, तो 180 में से 90 गया, इन दोनों का सम 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, 90 प्लस 90, 180 माइनस 2 थीटा। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होगा। अब इन तीनों को ऐड करो, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर ये 60 डिग्री एंगल पर एंटर किया तो 2 थीटा ये हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री मीन्स, और कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, और 120 डिग्री 360 डिग्री का 1/3 है, और कंप्लीट सर्कल में टाइम कितना करने में, 2 पाई m बाय क्यूबी, तो 1/3 सर्कल में टाइम कितना, 1/3 ऑफ क्यू पाई एम, 2 पाई एम बाय क्यूबी, क्या आ गया 2 पाई एम बाय 3 क्यूबी, यह आ गया टाइम टी डैश। कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा, ये ऐसे निकालेंगे, सिंपल सा ज्योमेट्री है, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि ये चार्ज जो है वो ऐसे एंट्री करता है, ये है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स मास m, चार्ज q, तो अब ये फिर सर्कुलर पाथ में जाएगा, फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो अब ये बेंड करेगा ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे जाएगा, सो नो गड़बड़ हो गया, नॉट लाइक दिस, सो दिस विल गो, ये निकल के आ गया। इसके बाद वेलोसिटी स्टेट, क्योंकि इसके बाद इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में नहीं है। तो अब तुम देखो, जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा सिमेट्री से, और इसका सेंटर कैसे निकालना है, बड़ा इजी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
ये हो जाएगा सेंटर। और फिर सेम मेथड से मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड किया वो निकल आएगा। तो अगर इस एंगल को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? फिर भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर भी ये भी 90 माइनस थीटा, तो फिर ये 2 थीटा, और टोटल एंगल 360 डिग्री, करेक्ट। तो ये 2 थीटा टोटल 360 डिग्री का जितना फ्रैक्शन है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, ठीक है। नहीं 2 थीटा तो ये है, बाकी जो है ये एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 थीटा टोटल 360 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट सर्कल 360, जो फ्रैक्शन है पाई माइनस 2 थीटा 2 पाई का जो भी फ्रैक्शन है टोटल एंगल का, ये एंगल जो भी फ्रैक्शन है, ये टाइम टोटल टाइम का मतलब टाइम पीरियड का उतना ही फ्रैक्शन होगा। तो टोटल टाइम ये है। तो लो भाई, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया वो निकल आया, ठीक है। ओके, अब हम वापस आते हैं इस इक्वेशन पर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायरेक्शन है इसमें क्यू कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो क्यू है, फिजिक्स में सब कुछ डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ भी फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे पता करेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है? सिंपल है, पहले अज्यूम कर लो कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उस पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल दो। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होगी। तो एग्जांपल के लिए सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मास m, चार्ज q और वेलोसिटी v। अब ये चार्ज q सपोज करो q इज नेगेटिव, तो अब इस पर किधर जाएगा कैसे पता चलेगा? तो पहले मान लो कि पॉजिटिव है, तो देन v क्रॉस b करो, तो दिस इज v, दिस इज b, v क्रॉस b अप। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन फोर्स का डाउन होगा, फोर्स का डायरेक्शन डाउन होगा तो ये ऐसे पाथ में जाएगा, करेक्ट। राइट। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसी डायग्राम में एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वेलोसिटी ऐसे है, Q इज नेगेटिव, तो लेट मी पुट माइनस Q, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। ओके, तो अगर प्लस Q है ये, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B परपेंडिकुलर टू V, तो ऐसे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एग्जैक्ट अपोजिट, तो इस पर फोर्स लग रहा था ऐसे, इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा ऐसे। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इट विल गो इन दिस काइंड ऑफ पाथ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से जा रहा है, उस पर फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि वो पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्यू v क्रॉस b लगाओ, फोर्स का डायरेक्शन देखो, जो फोर्स का डायरेक्शन आए उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन ले लो, वही नेगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है।